हाँ जी नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी। कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी का पहला जो चैप्टर है आप लोगों का वो है ए लेटर टू गॉड। और उस ए लेटर टू गॉड में दो पोइम सब्सक्राइब किए जाते हैं। जो दो पोइम डिस्क्राइब है वो दोनों पोइम डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये दोनों है। अब इन दोनों पोइम को एक अमेरिकन पोइट है, कहाँ पे? अमेरिका में, ठीक है। अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अमेरिकन पोइट कौन है भाई? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने इन दोनों पोइम को लिखा है, ठीक है। ये दोनों पोइम 8-8 लाइन की है, यानी कि दो दो स्टेंजा है इसमें। स्टेंजा क्या होता है? एक स्टेंजे में जनरली 4 लाइन होती है। कितनी लाइन होती है स्टेंजा में? एक स्टेंजा में जनरली कितनी लाइन होती है भाई? 4 लाइन, ठीक है। तो दो स्टेंजा की ये पोइम है और दो स्टेंजा की ये पोइम है। देखिए आप गिन लीजिए, 4 लाइन तक एक स्टेंजा, फिर 4 लाइन तक अगला स्टेंजा, यहाँ 4 लाइन तक एक स्टेंजा, फिर अगला 4 तक अगला स्टेंजा। तो 4-4 दो दो स्टेंजा की ये पोइम है, ठीक है। अब इन दोनों पोइम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें क्या कह रहे हैं इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। जो हमारी पहली पोइम है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो, स्नो का मतलब होता है धूल, लेकिन वो धूल किसकी? डस्ट नहीं, सॉरी, डस्ट का मतलब धूल और स्नो मतलब बर्फ। स्नो यानी क्या होता है? बर्फ। यानी कहने का इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि बर्फ की धूल है ना। अब बर्फ की धूल कैसे? मतलब बर्फ की धूल का मतलब ये होता है कि हम जब भी देखते हैं ठंड के दिनों में जब ओस गिरती है, कोहरा पड़ता है, तो कोहरे जो हम चलते हैं तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारे ऊपर पानी जम गया। आंखों की पुतलियों पर जम जाता है, सर पर जम जाता है, कपड़ों पर जम जाता है। जब हाथ घुमाते हैं ऐसा तो बस प्रतीत होता है कि यहाँ पानी जमा है ना। तो वो है डस्ट ऑफ स्नो, जो आराम से आके चिपकता रहता है ना, पता नहीं, डस्ट ऑफ स्नो वो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो आखिर में जो ये कह रहा था वो क्या है, आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट क्या कह रही है समझ लीजिए। डस्ट ऑफ द वे ए क्रो, क्रो यानी होता है कौवा, क्रो यानी क्या होता है? कौवा, ठीक है। और सोक डाउन ऑन मी, सोक डाउन का मतलब होता है गिराना। सोक डाउन का मतलब क्या होता है? गिरा देना, ऊपर गिरा देना। ऑन मी, मेरे ऊपर, ऐसा कह रहा हूं। सोक डाउन मतलब गिरा देना, ठीक है। तो ये कह रहा है सोक डाउन, सोक डाउन का मतलब गिरा देना, ठीक है। यहां लिखने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। द डस्ट ऑफ स्नो, वह बर्फ की धूल मेरे ऊपर गिरा देना कौवे द्वारा, मेरी रास्ता। फ्रॉम ए हेमलक ट्री, यहां देखिए बिंदी दिख रही होगी आपको, है ना। यानी 4 लाइनों का एक स्टेंजा है, तो इन 4 लाइनों में यार तक अपने को पूरा इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। तो देखिए, द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलक ट्री। हेमलक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़। इसका पेड़? धतूरे का, ठीक है। तो हेमलक ट्री अब ये कह रहा है कि एक कौवा जो है वो धतूरे के पेड़ के ऊपर है, और वो जब निकला तो उसने क्या किया? उस पेड़ को हिला दिया, और हिला देने से उस पेड़ के ऊपर भी क्या है कि जो डस्ट ऑफ स्नो थे, जो बर्फ जमी हुई थी, वो गिरी किसके ऊपर? मेरे ऊपर। मेरे ऊपर का मतलब मेरे ऊपर नहीं, उस कवि के ऊपर जो कल्पना कर रहा है, जिसने इस पोएम को लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक कौवा उस हेमलक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। हेमलक ट्री जो है वो उस धतूरे के पेड़ के नीचे इंसान नहीं बैठ सकता, इतना सा होता है। कभी बड़ा भी होता हो तो अलग बात है। तो उस पेड़ के ऊपर कौवा बैठा, नीचे कवि बैठा, वो कवि आराम से सोच रहा है, और कौवा जब अचानक से उड़ता है ना, तो सोक डाउन ऑन मी मतलब उस शरीर के ऊपर गिरते हैं, क्या गिरते हैं? डस्ट ऑफ स्नो गिर जाती है, डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है। तो ये 4 लाइन का नुआद ये हुआ कि हेमलक ट्री जो है, उस ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, और कौवा जब उड़ता है तो वो क्या करता है? कवि के ऊपर क्या गिरा देता है? डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? हेज गिवन माय हार्ट, हार्ट का मतलब हृदय, ठीक है। ए चेंज ऑफ मूड, मूड का मतलब जानते हो है? हृदय परिवर्तन,
मूड चेंज हो जाएगा, है ना। तो मूड चेंज कर दिया उसने, किसका, वो जैसे बर्फ गिरी उसके ऊपर और उस कवि का मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड व्यूड। व्यूड का मतलब होता है नफरत करना या फिर जैसे संदेह करना, इसी होगा। तो वो ये कवि कह रहा है कि मैं आज के इस दिन को या इस दिन के छोटे से पार्ट को या 1-2 घंटे के समय को बहुत ही नफरत कर रहा था, मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन जैसे ही ये बर्फ पे जो आंधी है या धूल है मेरे ऊपर गिरी और मेरा मूड चेंज, आनंद आ गया। ये ऐसा वो कहना चाह रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये 8 लाइनों की पोइम है ये, ठीक है। ये पहला स्टेंजा यहां से यहां तक और ये दूसरा स्टेंजा, ये स्टेंजा फर्स्ट है अपना और ये स्टेंजा सेकंड है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए आप चाहे तो मैं इसका ये बता देता हूं कि इसमें राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम, राइम स्कीम होती क्या है और इसमें क्या है वो बता देता हूं। राइम स्कीम का मतलब होता है कि इसकी ध्वनि क्या है, धुन क्या है इसकी, धुन। देखिए धुन कैसे पता करते हैं, पीछे के शब्द से। जैसे अपन कोई गाना गाते हैं, है ना, तो अपन क्या करते हैं, पीछे के शब्द मिलाते हैं, तभी तो गाना जमता है अपना, है। जैसे कोई गाना चुन ले, मान लो कि जैसे आप कोई देशभक्ति गाने ले लो, तो आप पीछे के शब्द उनको मिलाना पड़ेगा, तब जाके उसकी धुन बैठेगी, ठीक है। वैसे ही यहाँ है क्रो, मी, स्नो, ट्री। तो धुन, अब धुन क्या होता है, कई बार क्या होता है, ये लगातार सारी एक जैसी होती है, कई बार एक एक छोड़ छोड़ के होती है। देखिए इसमें क्या है, जब आप इसकी राइमिंग स्कीम बनाओगे तो कैसे बनेगी कि क्रो, ये क्रो है ना, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको ए दे देते हैं। क्या देते हैं स्कीम इसकी, ए दे देते हैं, ठीक। इसको जब आपने ए नंबर दे दिया, देखो कलर थोड़ा इसका मैं चेंज कर लेता हूं, ए, ठीक है, ए। अब इसको उन्होंने क्रो को दिया, अब मी, क्या क्रो और मी की आवाज मिल रही है, क्रो मी, नहीं मिल रही ना, तो इस मी को आप दे दीजिए बी। क्या दे दीजिए, बी, ठीक है। आपने क्रो को क्या दिया, ए दिया, इसको क्या दिया, बी दिया। स्नो, अब आपको मिलाना, ऊपर से मिलाते हुए आना है। स्नो में से कोई आवाज मिली क्या, क्रो, स्नो मिल गई, किससे मिली, क्रो से मिली, क्रो से मिली, तो इसको भी वापस ए दीजिए, ठीक है। फिर देखिए ट्री, क्या ट्री की आवाज कहीं से मिल रही है, हाँ मिल रही है, किससे, मी से, मी, ट्री मिली ना, तो वापस इसको भी बी दीजिए आप। यानी कहने का सीधा सीधा जो अपना मतलब है, वो मतलब ये हुआ कि यहाँ जो राइमिंग स्कीम इसकी बनी है, वो राइमिंग स्कीम क्या बनी है भाई, इसकी राइम स्कीम बनी है ए बी ए बी। यानी जो फर्स्ट स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी। फिर वापस कोमा, देखो स्टेंजा में 4 लाइन है तो 4 की राइम स्कीम रहेगी, 5 है तो 5 की राइम स्कीम, ठीक है। और जरूरी नहीं कि पहले स्टेंजा की राइम स्कीम है वही दूसरे की स्टेंजा की और चेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो दूसरे की भी अपन देख लेते हैं, हालांकि इसमें सारी राइम स्कीम सेम है, ठीक है। तो दूसरे की भी अपन देख लेते हैं। दूसरा राइम स्कीम क्या कह रहा है, इट हैज गिवन माई हार्ट। अब देखिए हार्ट है ना, तो वापस 1-2 से स्टार्ट करेंगे अपन, इसको क्या दे देंगे, ए दे देंगे। फिर इसके बाद देखिए आप हार्ट का मूड से मिल रहा है क्या, हार्ट मूड नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो आप इस मूड को क्या करेंगे, बी दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए पार्ट, पार्ट और हार्ट, पार्ट हार्ट मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा, क्या देंगे इसको, ए दे देंगे वापस। अब देखिए रूड, मूड, रूड मिल रही है, दानी साल पीछे, बी दे दीजिए। देखिए आप इसकी भी राइम स्कीम हो गई ए बी ए बी। ये हुई अपनी जो पोइम एक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, द स्टॉप स्नो। इसका ये राइमिंग स्कीम इस प्रकार से है, 2 स्टेंजा है 4-4 लाइन के। अनुवाद मैंने बताया, एक बार फिर समझा देता हूँ। एक हेमलेट ट्री के ऊपर कौवा बैठा है, नीचे कवि बैठा है। कौवा जब उड़ता है तो उसकी जो बर्फ है उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे उसका मूड चेंज हो जाता है। वो सोच रहा है कि मेरा दिन आज खराब जाएगा, लेकिन उसका जो दिन है वो अच्छा जाएगा, ऐसा उसको प्रतीत होता है, उसका मूड चेंज होता है, ठीक है। अमेरिकन पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसकी ये पहली पोइम है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। दूसरी जो पोइम है फायर एंड आइस, इसका अनुवाद मैं अगले वीडियो में करूंगा, ठीक है। जब आप चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ से शेयर कीजिए और इसे आप समझिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और इस प्रकार से मैं आपके ये सारे के सारे पोइम और सारी की सारी जो पार्ट है सारों का अनुवाद करूंगा। फिर मैं आपके साथ के साथ इनकी क्वेश्चन भी
बताते जाऊंगा। जैसे पहला फायर, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस दोनों ये दोनों खत्म होते ही इन दोनों के 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर इसी के साथ वीडियो बना दूंगा। तो फायर एंड आइस लेसन 1 के जितने वीडियो बनेंगे वो भी सारे एक साथ डाल दूंगा। उसके बाद लेसन 2, लेसन 3, लेसन 1 में लेटर टू गॉड भी है, उसकी भी बात करेंगे। तो लेसन 1 उसके सारे वीडियो लेसन बाय लेसन में कोशिश करूंगा कि आपके फोल्डर बना के उसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।